गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एसडी गर्ल्स कॉलेज में आपका स्वागत है। बच्चों, ये हमारी जो क्लास है पॉलिटिकल साइंस की यानी कि राजनीति विज्ञान की क्लास है। बच्चों, कल मैंने आपको हमारी राजनीति विज्ञान की पुस्तक का नाम और सिलेबस डाला था और उसमें मैंने आपको बताया था कि हम जो है कल हमारा यूनिट फर्स्ट का लेसन थर्ड भारतीय संविधान की प्रस्तावना इसका अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में जानेंगे। बच्चों, इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं आपको जो पूरे लेसन की एक समरी है, मेन भाव है, उसके बारे में बताना चाहूँगी। प्रस्तावना कहते किसे हैं या प्रस्तावना क्या होती है। प्रस्तावना किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले उसके बारे में एक जो विस्तृत वर्णन किया जाता है उसको हम प्रस्तावना कहते हैं। जैसे बच्चों, आपने अपनी पिछली किसी भी क्लास की बुक्स खरीदी होंगी। जब आप मार्केट गए होंगे खरीदने के लिए तो आपने शॉपकीपर को बोला होगा कि आप हमें बुक दो। तो बुक जब उसने दी तो आपने उसको खोला, उसके अंदर इंडेक्स देखा, उसके अंदर प्रस्तावना मीन्स देखा कि ये पुस्तक कौन सी क्लास के लिए है, किस विषय की है, इसके अंदर हमें क्या पढ़ने को मिलेगा, इस पुस्तक को का उद्देश्य क्या है, क्यों खरीद रहे हैं, ये सारी बातें आपने ध्यान में रखी, तब जाकर आपने वो पुस्तक खरीदी। यानी कि क्योंकि आप एक मिनट में तो सारी बुक पढ़ नहीं सकते, आपने उसका मेन सारांश देखा और उसके आधार पर पुस्तक खरीद ली। तो यानी कि उस जो फ्रेम आपने देखा, जो आपने पढ़ा, उसके आधार पर आपने उस पुस्तक का मूल्यांकन कर लिया कि ये पुस्तक अच्छी है या नहीं है, मेरे खरीदने के लिए है या नहीं है, मेरी क्लास के लिए है या नहीं है। तो उसको हम प्रस्तावना कहते हैं। यानी कि कुल मिला के मैं अगर कहूँ तो सारांश में प्रस्तावना वह दस्तावेज होती है जो उस पूरी पुस्तक का सारांश प्रस्तुत करती है, तो उसको हम प्रस्तावना कहते हैं। ऐसे ही बच्चों, भारतीय संविधान, अब भारतीय संविधान की हम बात करें इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि भारत जो है, आप सभी को पता है कि बहुत लंबे समय तक जो है अंग्रेजों का गुलाम रहा है और अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नियम कानून जो हैं वो भारत में लागू होते रहे। लेकिन भारतीयों ने जो है आज़ादी के लिए बहुत ही लंबा स्ट्रगल किया, तब जाकर 15 अगस्त 1947 को जो है भारत को आज़ादी मिली। तो भारत को जब आज़ादी मिली तो अब भारतीयों के सामने एक बड़ी समस्या थी कि भारत का जो है शासन कैसे चलाया जाए। तो जब उन्होंने ऐसा महसूस किया कि जरूरत है हमें भारत का संविधान कैसे चले, तो उन्होंने एक दस्तावेज का निर्माण किया, जिसको हम, उस दस्तावेज को ही हम भारत का संविधान कहते हैं। बच्चों, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो भारतीयों के मन में या भारतीयों ने ये महसूस किया कि अब भारत का शासन कैसे चलाया जाए, तो उन्होंने या कानून व्यवस्था कैसे बनाई जाए, तो इसके लिए उन्होंने एक पुस्तक की रचना की जिसको हम भारत का संविधान कहते हैं। अब संविधान तो हमें समझ में आ गया, लेकिन संविधान के जो मुख्य पृष्ठ था, मेन पृष्ठ था, जैसे हम किसी बुक को खोलते हैं तो सेकंड पेज जो होता है, तो उसके ऊपर जो लिखा गया उसको हम प्रस्तावना कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रस्तावना वह दस्तावेज होती है जो उस पुस्तक के बारे में, वो पुस्तक किस लिए लिखी गई, क्यों लिखी, किसने लिखी, इसका क्या फायदा होगा, ये सारी चीजें जो है वो बताती है। तो ऐसे ही भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना लिखी गई, उस प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य था कि ये प्रस्तावना जो है, ये संविधान जो है, ये भारत के लिए है, भारत के लोगों के लिए है, और नियम कायदे कानून सरकार कैसे बनाएगी, सरकार कैसी होगी, राज्य कैसे होंगे, संघ कैसा होगा, इन सारी बातों का जो है वर्णन किया गया सारांश के रूप में, पूरा नहीं, सारांश के रूप में जो वर्णन किया गया उसको हम प्रस्तावना कहते हैं। अगर मैं संक्षेप में कहूँ, प्रस्तावना वह दस्तावेज होती है जो किसी भी पुस्तक के बारे में, जिसमें वह लिखी होती है, उसके बारे में एक संक्षेप में संरचना या उसके बारे में वर्णन होता है। बच्चों, मैं समझती हूँ कि आपको प्रस्तावना जो है वो समझ में आ गई है। अब हम दूसरी बात करते हैं, प्रस्तावना की जरूरत क्यों या प्रस्तावना का क्या महत्व है। बच्चों, सबसे पहले
इंसान की हम बात करें या मानव की बात करें तो मानव एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होते हुए बिना जरूरत के, क्योंकि उसके अंदर दिमाग है, बिना जरूरत के कभी भी वो कोई काम नहीं करता। तो जब कोई काम बिना जरूरत के नहीं करता तो संविधान जब बनाया तो संविधान की प्रस्तावना लिखी तो कोई जरूरत ही होगी। तो यहाँ जरूरत का, या फिर हम इसको महत्व भी कह सकते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व या जरूरत इस बात में है कि कोई भी भारतवासी या कोई बाहर के व्यक्ति अगर देखना चाहें कि भारत का जो है शासन व्यवस्था कैसी है, भारत के लोग कैसे हैं, भारत की सरकार क्या काम करती है, या भारतीय नागरिकों के अधिकार क्या हैं, या भारत के लोगों के साथ कैसा व्यवहार होता है, इन सारी बातों को जानने के लिए वो प्रस्तावना का ही अध्ययन कर लेते हैं। तो प्रस्तावना से ही पूरे संविधान की झलक जो है वो सामने नजर आ जाती है। तो इसलिए प्रस्तावना की जरूरत महसूस हुई। हम नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, पूरे लेसन के अंदर ये जो 6 शब्द मैंने लिखे हैं, अगर आप लोग इन 6 शब्दों की गहराई में चले गए, अगर आप इन 6 शब्दों को ही समझ पाए तो आपका पूरा की पूरा लेसन क्लियर हो जाएगा। इस लेसन के अंदर ये एक ही क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है हर बार, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट एंड इट इज बेस्ड ऑन आवर वॉल बुक। तो इसके अंदर जो 6 वर्ड हैं मैं आपको बताना चाहूंगी, जिसको मैंने लिखा है प्रस्तावना के मुख्य शब्द। बच्चों ये 6 पॉइंट अगर आपको समझ में आ जाते हैं तो आपका पूरा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको ध्यान से समझिए। अब देखते हैं कि भारतीय संविधान के जो प्रस्तावना लिखी गई उसका आरंभ कैसे हुआ, तो किन शब्दों के साथ हुआ। तो उसमें पहला शब्द आता है हम भारत के लोग। बच्चों ये चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम भारत के लोग। इसका अभिप्राय यही है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आरंभ इन चीजों से होता है, हम भारत के लोगों से होता है। तो ये है शब्द हमने सबसे पहली बात तो अमेरिका से लिए, क्योंकि अमेरिका का स्थान है हम अमेरिका के लोग, तो हमने अमेरिका की जगह हमने कर दिया हम भारत के लोग, यानी कि भारत का संविधान बनाने वाले, भारत का संविधान को लागू करने वाले, और भारत के संविधान जिन लोगों पर लागू होगा वो सभी भारत के ही लोग होंगे। ध्यान से समझिए बच्चे, हम भारत के लोग मीन्स भारत का संविधान बनाने वाले, उसको लागू करने वाले, और जिनके ऊपर वो लागू होगा वो भारत के ही लोग होंगे। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम भारत के लोग, एक तो कहाँ से लिया गया, अमेरिका के संविधान से। अमेरिका ये शब्द हमने लिए हैं अमेरिका के संविधान से, और वहां पर अमेरिका की जगह हमने भारत लिखा, तो यानी कि संविधान बनाने वाले, संविधान को लागू करने वाले, और जिनके ऊपर ये लागू होगा वो भारत के लोग ही होंगे। बच्चों फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, प्रभुसत्ता संपन्न। प्रभुसत्ता संपन्न बच्चों पहले इसका शाब्दिक अर्थ देखें, ये 2 शब्दों के मेल से बना है, प्रभु प्लस सत्ता। प्रभु, प्रभु हम किसको बोलते हैं, अगर हम धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो प्रभु हम भगवान को बोलते हैं, और हम ये कहते हैं कि भगवान अपनी मर्जी का मालिक है, वो जो चाहता है वैसा ही करता है। यानी कि हम इंसान उसकी सत्ता में, सत्ता होती शक्ति, पावर, हम उसकी सत्ता को चुनौती नहीं दे सकते। चुनौती देना मतलब हम उसका विरोध नहीं कर सकते। अगर हम चाहते हैं कि मेरी इच्छा है ये वाला क्वेश्चन आ जाए, या फिर मुझे अब बैठे बैठाए कुछ खाना मिल जाए, लेकिन जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है भगवान देते हैं लेकिन हमें कर्म भी करने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी हम कितने भी साइंटिफिक हो जाएं, रैशनल हो जाएं, हम उस परमात्मा की सत्ता को मानते हैं और हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते। चैलेंज का मतलब ये है कि हम उस प्रभु के खिलाफ, उस ईश्वर के खिलाफ नहीं जा सकते, उसकी सत्ता के सामने हम झुकते हैं। तो यही बात भारत के जो संविधान है, भारत की जो सरकार है उसके बारे में कही जाती है कि भारत जो है प्रभुसत्ता संपन्न है, यानी कि भारत सरकार जो चाहे वो कर सकती है, वो चाहे तो किसी से संबंध बना सकती है, वो चाहे तो नागरिकों को अधिकार दे सकती है, वो जो चाहे वो कर सकती है, तो वो प्रभुसत्ता संपन्न है। दूसरा इसका शब्द ये भी है ना कि भारत के ऊपर दूसरे राष्ट्र मन मर्जी से अपनी शर्तों को थोप नहीं
सकते, अपनी बात नहीं मनवा सकते जब तक कि भारत सरकार की मर्जी ना हो। तो हम ये कह सकते हैं, या हम यूँ कहें कि भारत जो है किन देशों से संबंध रखेगा, किन से नहीं रखेगा, उसके किस देश के साथ कैसे संबंध होंगे, इसका निर्णय जो है खुद भारत ही के लोग ही करेंगे, भारत की सरकार ही करेगी। दूसरा व्यक्ति जो है उनको, या दूसरा देश जो है उनको प्रभावित नहीं कर सकता। तो इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि भारत जो है एक प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्र है। या हम यूँ कहें, देखिए इसमें एक चीज और मैं आपको उदाहरण से बताना चाहूंगी कि क्या 1947 से पहले भारत प्रभुसत्ता संपन्न था? नहीं। तो हमारे पास आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि भारत के ऊपर अंग्रेजों का राज था, भारतीय लोग, भारत सरकार तब नहीं थी। अगर नाम मात्र की या अंतरिम सरकार हम जिसको कह देते हैं वो बने भी सही, तो वो जो है अंग्रेजों के अनुसार या ब्रिटिश राज के अधीन काम करती थी। जब तक अंग्रेज नहीं चाहते थे तब तक कोई नियम लागू नहीं होता था। तो 15 अगस्त 1947 से पहले जो है भारत प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्र नहीं था। हाँ, 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हो गया और 26 नवंबर 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, तब जो है भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य बन गया। आज भी भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। बच्चों शायद मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हमारे, वो है समाजवादी। समाजवादी शब्द बच्चों ये हमारे बेसिक जो, जब हमारा संविधान बना तब ये शब्द नहीं था, इस शब्द को बाद में जोड़ा गया। तो समाजवादी शब्द का जो है अर्थ क्या है, सबसे पहले बच्चों मैं ये बताना चाहूंगी। समाजवादी शब्द अगर एक लाइन में इसको मैं समझाऊं तो वो ये है कि उत्पादन के साधनों पर पूरे समाज का अधिकार होना समाजवादी व्यवस्था कहलाता है। इसका एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ आपकी निजी लाइफ या घरेलू लाइफ से, कि अगर एक, जैसे आप घर में 2-3 बहन भाई हैं और आपके पिताजी की इनकम मान लीजिए 1000 रुपये है, तो वो इनकम तीनों बच्चों में इक्वल बट जाए तो उसको हम कहेंगे ये समाजवादी व्यवस्था है। यानी कि जितना भी पिताजी कमा कर लाए या जितने भी घर में इनकम आई वो सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो उसको हम समाजवादी व्यवस्था कहते हैं। बच्चों उल्लेखनीय है, मैं ये बात कहना चाहूँगी कि भारत जो है, जब भारत के संविधान बनाया जा रहा था, प्रस्तावना लिखी जा रही थी, तब भारत में समाजवादी जो है नहीं था, लेकिन ये शब्द जो है बाद में जोड़े गए। इसके बारे में हम डिटेल में फिर डिस्कस करेंगे। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, धर्मनिरपेक्ष। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है धर्मनिरपेक्ष। बच्चों आप सभी को मालूम होगा धर्म और निरपेक्ष, निरपेक्ष होता है किसी का पक्ष ना लेना। तो यहाँ पर धर्म मतलब जो चीज हम मानते हैं, हम कान्हा को माने, कृष्णा को माने, या फिर हनुमान जी को माने, शिव जी को माने, हमारे ऊपर किसी भी धर्म को मानने की कोई रोक टोक नहीं है। इट मीन्स हमारी सरकार, यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि भारत के लोग किसी भी धर्म को माने, सरकार जो है उनके साथ धर्म के मामले में कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। तो भारत सरकार जो है वो, या यूँ कहें कि भारत का संविधान सबको एक दृष्टि से यानी धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता, इसको हम कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। ये आप सभी को मालूम होगा कि हम मंदिर में जाएं, मस्जिद में जाएं, इस आधार पर हमारे से सरकार जो है कोई भेदभाव नहीं कर सकती। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, प्रजातंत्रीय। बच्चों ये 2 शब्दों के मेल से बना है, प्रजा प्लस तंत्र। प्रजा प्लस तंत्र 2 शब्दों के मेल से बना है। प्रजा का अभिप्राय क्या होता है? प्रजा का अभिप्राय होता है सामान्य लोग, आम जन, और तंत्र का मतलब होता है सरकार। तंत्र का मतलब होता है सरकार। तो प्रजा जो है, प्रजा प्लस तंत्र 2 शब्दों के मेल से बना है प्रजा। प्रजा का अभिप्राय यही है जनता, आम लोग, और तंत्र का मतलब यहाँ पर सरकार से होता है, सरकार। यहाँ पर प्रजा का मतलब जनता और तंत्र का मतलब सरकार। यहाँ पर प्रजातंत्र का मीनिंग क्या निकलता है कि जब जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से खुद या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार चलाती है तो उसको हम प्रजातंत्र कहते हैं। इसके लिए बच्चों मैं एक क्वेश्चन आपसे पुट करना चाहूँगी कि क्या हम लोग अपने सरकार को खुद चुनते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा?
आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या जानना चाहती हूँ कि जनता जो है चुनावों में भाग लेती है या नहीं लेती। तो इसमें एक स्पष्ट बात आती है कि भारत में जो है हर प्रत्येक 5 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं, और इन 5 वर्ष के बाद जब चुनाव होते हैं तो जनता जो है वोट डालकर अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, और वो प्रतिनिधि जो है सरकार चलाते हैं। इसको हम बोलते हैं प्रजातंत्र। तो भारत जो है वो प्रजातंत्रीय देश है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, हमारे गणराज्य। ये भी दो शब्दों के मेल से बना है, गण प्लस राज्य। गण प्लस राज्य। गण, अभी अगर मैं धर्म के आधार पर बात करूं तो हम अपना प्रथम देवता किसको मानते हैं, प्रथम गण किसको मानते हैं, गणपति जी को। आपको याद होगा गणपति या गणेश कोई भी पूजा करते हैं, किसी भी तरीके की हो, कोई व्रत हो, त्योहार हो, सबसे पहले हम गणपति जी का यानी कि गणेश जी का पूजन करते हैं। अभी आपने देखा होगा भारतीय, शायद आपको ध्यान ना हो या आपको नहीं पता हो तो आज बता रही हूँ कि जब भारत में त्योहारों का आगमन होता है तो सबसे पहले गणपति जी का आगमन होता है, गणेश जी का आगमन होता है, फिर हम उनका विसर्जन करते हैं, फिर उसके बाद बाकी त्योहार हमारे शुरू होते हैं। तो सबसे पहले गणपति, और घर में भी अगर पूजा हो तो सबसे पहले, चाहे किसी भी धर्म में कर लीजिए आप, तो गणपति जी को सबसे पहले पूजा जाता है। हम यूँ कह सकते हैं गणपति जी हमारे आदि देव यानी कि प्रथम देवता वही हैं। तो यहाँ पर भी अगर मैं राजनीति में इसकी बात करूं तो गण का अभिप्राय होता है मुखिया। यहाँ पर राज्य का अभिप्राय है कि राज्य का मुखिया कौन है। सबसे पहले जो है हम बात करेंगे तो किसके बारे में करेंगे, तो हम हमारे गणपति कौन, या फिर हम इसको एक चीज और भी कहते हैं कि हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन है। आप लोग सोचोगे प्रथम नागरिक जो सबसे पहले पैदा हुआ, तो हमें पता नहीं कौन पैदा हुआ, लेकिन यहाँ पर हम गण की बात करते हैं जो सबसे सर्वोच्च पोस्ट पर, पद पर हैं भारत के अंदर, तो वो कौन है, तो उनका नाम आता है राष्ट्रपति। हमारे राष्ट्रपति जो हैं, आपको नाम भी पता होगा, आजकल जो है हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, ये आपका जीके से भी रिलेटेड है और वैसे भी आपको पता भी होना चाहिए। श्री रामनाथ जी कोविंद जो हैं हमारे वो राष्ट्रपति हैं, वो हमारे गण हैं, हमारे मुखिया हैं, यानी कि भारत देश के जो प्रथम नागरिक हैं वो कौन है, हमारे राष्ट्रपति। तो अब इसमें एक बात, गण का तो आप लोगों को समझ में आ गया कि राज्य का जो मुखिया होता है वो गण होता है। तो इसमें एक चीज ये भी कही जाती है कि गण राज्य क्या, कि जब राज्य का मुखिया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है तो वो गणतंत्रीय राज्य कहलाता है। तो अगर भारत की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से, मैं यहाँ अप्रत्यक्ष क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट जो है अपने एमएलए और एमपी को चुनते हैं। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एमपी का मीनिंग होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हम लोग जो हैं डायरेक्ट इनको चुनते हैं, और ये लोग एमएलए और एमपी मिलकर जो है वो राष्ट्रपति का, जिनको हम प्रेसिडेंट भी कह देते हैं, राष्ट्रपति या हमारे गणपति का चुनाव करते हैं, तो वो गणराज्य कहलाता है। इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तो ये इसलिए भारत जो है एक गणराज्य है। तो बच्चों मुझे लगता है कि आपको ये 6 पॉइंट जो है समझ में आ गए होंगे। जल्दी से एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ कि भारत का जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें 6 शब्द हैं, कि सबसे पहले तो हम भारत के लोगों का अभिप्राय है भारत का संविधान बनाने वाले, इसको लागू करने वाले और जिनके ऊपर ये लागू होगा वो भारत के लोग ही होंगे। दूसरा, भारत का जो संविधान है वो प्रभुसत्ता संपन्न है। प्रभुसत्ता संपन्न 2 शब्दों के से बना है। प्रभु का सत्ता, प्रभु का मतलब ऐसी सत्ता जिसको कोई चुनौती ना दे सके, तो हम भारत सरकार के खिलाफ भारत के नागरिक भी चुनौती नहीं दे सकते। दूसरी बात ये है कि भारत जो है अपनी मन मर्जी का मालिक है, कोई इसके ऊपर दबाव डालकर अपनी नीतियों को जो है लागू नहीं करवा सकता। तीसरी बात करते हैं हम समाजवादी। मैंने आपको बताया कि समाजवादी शब्द का अभिप्राय होता है कि उत्पादन के साधनों पर पूरे समाज का अधिकार होना समाजवादी व्यवस्था है। और मुख्य बात यही है कि समाजवादी शब्द जो है वो पहले संविधान में नहीं था, बाद में जोड़ा गया। उसके बाद हम बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष की। हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने की छूट है। राज्य धर्म के आधार पर व्यक्तियों से या नागरिकों से कोई भेदभाव नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है प्रजातंत्रीय। प्रजातंत्रीय 2 शब्दों के मेल से बना है, प्रजा प्लस तंत्र, यानी कि जहाँ पर जनता जो है या जो सरकार है वो जनता के द्वारा चुनी जाती है। जैसे मैंने आपको बताया
कि प्रत्येक 5 साल के बाद चुनाव होते हैं भारत के अंदर, तो जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वही सरकार बनाते हैं, तो इसलिए हम इसको प्रजातंत्रीय कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गणराज्य। गणराज्य भी दो शब्दों के मेल से बना है, गण प्लस राज्य। गण होता है मुखिया, राज्य राज्य का मुखिया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाए तो उसको हम गणराज्य कहते हैं। तो बच्चों ये जो विशेषताएं हैं हमारी प्रस्तावना से लेके यहाँ से 6 शब्दों से लेके ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, और अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया तो आपको पूरा लेसन क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।